आप सब बच्चों, आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? तो मार्क्स और हीगल का जो विचार है, यहाँ पर विरोध कहाँ पर है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हीगल ने अपने विचारों को जो है आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक मतलब आत्मा और परमात्मा के जगत में इसको लागू किया था। उस समय जो विचार प्रचलित थे, इतिहास की जो व्याख्या थी वो इस तरीके से थी कि विश्व का निर्माण जो है वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा किया गया है, वही इस सृष्टि का संचालक है, वही इसको नियंत्रित करता है। दूसरा विचार क्या था कि विश्व का इतिहास समय समय पर जो है राजा या जो युद्ध करते थे उनके द्वारा निर्मित किया जाता था। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो इतिहास है इसके अंदर केवल राजाओं का ही वर्णन है। तो उस समय जो है आर्थिक पदार्थों का कोई भी वर्णन नहीं किया गया। मार्क्स ने सबसे पहले इसे आदर्शवादी विचारधारा बोला और इसमें बताया कि आत्मा और परमात्मा ये हीगल के अनुसार अभिव्यक्ति हैं। वास्तव में परिवर्तन किससे आता है? वो आता है भौतिक पदार्थों से। कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल के विचारों को पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि ये आध्यात्मिक जगत की बातें हैं, अगर हम इसे भौतिक जगत में लागू कर दें, यानी कि भौतिक पदार्थों के साथ जोड़ दें, या फिर हमारे जीवन में भौतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आते हैं उससे ही समाज का परिवर्तन होता है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यही है कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो भौतिक परिस्थितियों के ऊपर मनुष्य के जीवन को जो है आधारित बताया। अब हम बात करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के मित्र थे एंजल्स ने इस सिद्धांत की कैसे व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन है वो धर्म, जाति, राजनीति इनके विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात आती है वो व्यक्ति के खाने पीने की या आर्थिक जो है संबंधों की आती है, या आर्थिक वस्तुओं की आती है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो ये जो आर्थिक या उत्पादन के जो साधन हैं ये सभी चीज़ों को निर्धारित करते हैं, व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति की जो है धार्मिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता को। इसलिए सबसे पहले जो है व्याख्या क्या है, आर्थिक तत्वों की जानी चाहिए। तो मार्क्स का जो विश्वास था, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि जितनी भी हमारी घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो सारी भौतिकवादी पदार्थों में के संबंधों से जो हमारा परिवर्तन है, यानी कि अगर वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार है तो हम एक तरीके से राजा हुए, या हमारा जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हम दूसरों को नियंत्रित करते हैं। और अगर हमारा इन भौतिक वस्तुओं पर अधिकार नहीं है तो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए कुल मिला के कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे जैसे आर्थिक साधनों की जो है उन्नति होती है या भौतिक पदार्थों की उन्नति होती है और हमारा उस पर अधिकार होता जाता है, तो हम समाज के अपने संबंधों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है उत्पादन की। उत्पादन जो है वो हमारे समाज को प्रभावित करता है। उत्पादन के तरीकों से परिवर्तन आने से समाज के नियम, परंपराओं आदि में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन से क्या होता है? इस परिवर्तन से हमारे जीवन का, यानी कि हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे भोजन करने का तरीका, हमारे वस्त्र, हमारी आवश्यकताएं, ये सारी जो हैं ये अलग हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो हम जो कार्ल मार्क्स के अनुसार हम इसकी बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि सृष्टि में प्राचीन काल से ही दो वर्ग चले आ रहे थे। दो वर्ग का अभिप्राय वही मैंने आपको बताया कि एक तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व करने वाला शोषक वर्ग है, और दूसरा जो है उत्पादन करने वाला शोषित वर्ग है। फिर रिपीट कर रही हूँ कि एक है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के पास इन उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि जो शोषित वर्ग है वो उत्पादन करता है।
तो इससे क्या है, जो शोषक वर्ग है उसकी जैसी भी व्यवस्था होगी, वो जैसे विचार रखेगा, जैसी उसकी सांस्कृतिक या धर्म या नैतिक कला सभ्यता जैसी उसकी व्यवस्था होगी, तो मजदूर वर्ग जो है उसका अनुसरण करेगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वस्तुओं के जो नियंत्रण की बात आती है, उस नियंत्रण से समाज के संबंधों में जो है परिवर्तन आया। कार्ल मार्क्स ने जो है उत्पादन के साधनों को सामाजिक ढांचा मतलब हमारा जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं, ये प्राथमिक आधार है। हमें जो है इस आधार को ही समझना होगा। जब जब हमारे इस आधार में परिवर्तन आएगा, तब तब जो है हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। हमारी यानी कि कहने का अभिप्राय यही है कि उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं वो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, सबसे पहले मार्क्स ये मानता है कि उत्पादन की शक्तियाँ, जिसमें जो है खनिज शक्ति, जल, विद्युत, ये सारी शक्तियाँ जिससे उत्पादन होता है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, मशीन, जिससे मनुष्य का जो है अपने भौतिक साधनों का निर्माण करता है, ठीक है। ये और तीसरी बात आती है मनुष्य के मानसिक और नैतिक गुणों की, अर्थात ठीक है वस्तुओं का उत्पादन कर लिया और हमारे पास साधन भी हो गए, लेकिन मनुष्य के नैतिक गुणों में परिवर्तन आया या नहीं आया, इसके आधार पर जो है समाज का संचालन होता है। तो सामाजिक प्रगति में जो है सबसे बड़ी बात जो आती है उत्पादन के साधनों की आती है। जब जब उत्पादन जो है वो सामंतवादी व्यवस्था के अधीन रहा, तो हमारे जो है समर्थन भी या हमारा समाज भी उसी ढांचे का जो है होता रहा। लेकिन जैसे जैसे जो है परिवर्तन आया, लेकिन जैसे जैसे इन साधनों की जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें आया, जैसे जैसे ये साधन परिवर्तित होते रहे, तब तब समाज का जो है एक नई व्यवस्था कायम हो गई। तो कार्ल मार्क्स के ही शब्दों में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जीवन के भौतिक साधनों की उत्पादन पद्धति सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित करती है। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे जीवन में भौतिक साधन बढ़ते जाएंगे, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन आएगा, तो मनुष्य के जो है जीवन में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। वास्तव में किसी भी समाज में उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का नियंत्रण होता है, वैसी ही हमारी जो है संस्थाओं का निर्माण हो जाता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार जो है, या इसका जो कार्ल मार्क्स की व्याख्या है, ये कार्ल मार्क्स ने जो बात कही है कि आज तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। प्रत्येक उत्पादन व्यवस्था में दो विरोधी वर्ग होते हैं, स्वतंत्र मनुष्य और दास। यहाँ पर स्वतंत्र मनुष्य और दास की बात करें, यानी कि स्वतंत्र मनुष्य वही जिसका समाज के ऊपर जो है नियंत्रण होता है या आर्थिक साधनों पर नियंत्रण होता है, और दूसरा व्यक्ति दास जो है गुलामी करता है। ये मैंने आपको अरस्तु में भी पढ़ाया था कि दास जो है वो गुलाम होते हैं और स्वतंत्र व्यक्ति जो होते हैं वो राजनेता होते हैं। इस तरीके से समाज में जब जब जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण में परिवर्तन हुआ, तो समाज के संबंधों में भी परिवर्तन आया। अब हम बात करते हैं कि हीगल और मार्क्स दोनों ने इतिहास की अनिवार्यता पर जो है विश्वास किया। तो क्यों किया? हीगल इस बात को मानते हैं कि इतिहास का निर्माण मनुष्य के प्रयत्नों और सर्वथा स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का प्राय है कि मनुष्य का विकास जो है उसकी आत्मा में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे एक मनुष्य ने जन्म लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया, तब तक उसे कुछ नहीं ज्ञान था। धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में आया तो उसने व्यवहारों को सीखा। जैसे जैसे व्यवहारों को सीखा, उसी तरीके से उसके संबंध भी बनते चले गए। तो यानी कि इतिहास ने इस चीज़ की जो है उत्पादन के साधनों की नहीं, बल्कि उसके विश्वास की बात की। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जैसे जैसे उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आया या शक्तियों पर नियंत्रण की बात आई, तभी तभी जो है समाज में परिवर्तन हुआ। तो अब हम बात करते हैं इतिहास के काल विभाजन की, कि कैसे जो है विभाजन हुआ। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम आदिम युग क्या, जहाँ इसको कार्ल मार्क्स की भाषा में जो है
कम्युनिस्ट स्टेज भी कहते हैं। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी युग। यहाँ पर जो है उत्पादन के साधनों पर किसी का नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति जो है आदि मानव की तरह रहता था, जितनी अपनी भौतिक ज़रूरतें होती थी उतना ले लेता था, बाकी सब छोड़ देता था। दूसरा आया हमारा दासता का युग। दासता के युग की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको अरस्तु के बारे में बताना चाहूँगी। अरस्तु के समय हमने दास प्रथा पढ़ी थी कि कुछ व्यक्तियों का जो है आर्थिक साधनों पर नियंत्रण हो गया, और जिनका नियंत्रण था उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को, जिनके पास ये आर्थिक साधन नहीं थे, उनको जो है अपना गुलाम बना लिया। और तीसरी हम बात करते हैं सामंतवादी युग। आपको पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में कि बड़े बड़े सामंत होते थे। सामंत जो है उनकी जो है ज़मीन या प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी, वो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो है किसान जो है वो काश्तकार थे या फिर वो जो है फसल उगाने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर सामंत जो थे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात आती है औद्योगिक जो है क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने से जिनका उद्योगों पर जो है अधिकार रहा, मशीनों से उत्पादन होने लगा, तो मशीनों के ऊपर जिनका नियंत्रण रहा, जिन्होंने उद्योग धंधों को स्थापित किया था, वो पूंजीपति वर्ग बन गया। और जिन्होंने इन कारखानों में या औद्योगिक संस्थानों में काम किया तो वो जो है क्या बन गए, वो श्रमिक बन गए। तो वहाँ पर भी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अब कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था क्या कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों को अपना हिस्सा नहीं देना चाहता, और मजदूर वर्ग जो है बहुत कठिन जीवन व्यतीत करता है। तो उसके पास एक ही साधन रह जाता है कि वो क्रांति करे और इन भौतिक साधनों पर जो है वो नियंत्रण करे और अपनी स्थिति को सुधारे। तो इसलिए वर्ग संघर्ष होगा और क्रांति होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं जो है साम्यवादी समाज। ये इसको हम यूँ मान कर चलते हैं कि जैसे आदिमवादी था, जब क्रांति हो जाएगी तो मजदूर वर्ग जो है वो क्रांति करके सारे साधनों पर अपना अधिकार कर लेगा, और तब पूंजीपति वर्ग नहीं रहेगा, सभी मजदूर बन जाएंगे, जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही हिस्सा लेगा। अर्थात वही पहली वाली स्टेज जो है वापस आ जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने माना है। तो ये कार्ल मार्क्स की व्याख्या है। अब हम कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करते हैं। आलोचना का अभिप्राय क्या है कि क्या कमियां रही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि केवल आर्थिक तत्व चला गया। कार्ल मार्क्स की आलोचना में, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना में, सबसे पहली बात तो यही है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि आर्थिक तत्व ही जो है इतिहास का निर्माण करते हैं, ये बात गलत है। केवल आर्थिक, देखिए हमारे, अगर मैं भारत के ही इतिहास की बात करूं तो भारत के अंदर हमारे जितने भी महान आत्माएं, यानी कि गुरु नानक देव लगा लीजिए, या महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय, या फिर हमारे जितने भी कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, इन्होंने कहीं भी भौतिक तत्वों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। इन्होंने धार्मिक आधार पर या यूँ कहें आध्यात्मिक आधार पर हमारे समाज के निर्माण की कामना की है और उसी के आधार पर बना है। केवल हम आर्थिक तत्व, ये ठीक है कि सिकंदर को ले लीजिए या फिर जो है हमारे दूसरे जो कि सत्ता शक्ति के जो है समर्थक थे, या जिन्होंने इस विश्व को जीतने का प्रयास किया, ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने जो है आर्थिक तत्वों को महत्व दिया। लेकिन अगर मैं भारत के दर्शन की बात करूं तो भारत के अंदर जो है जितने भी हमारे महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने कहीं भी आर्थिक तत्वों को महत्व नहीं दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ आर्थिक तत्वों के आधार पर अगर मैं ये कहूँ कि समाज का निर्माण होता है या फिर विकास होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक भौतिकवाद
ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर जो है ये कहा कि सिर्फ आर्थिक शक्तियाँ ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, तो ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि इतिहास जो है टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों का मतलब यही है कि उत्पादन के साधनों पर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन को जो है सिर्फ आर्थिक शक्तियाँ ही नहीं बल्कि दूसरी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। कार्ल मार्क्स का ने जो ये सिद्धांत दिया, ये जो है संयोग तत्व, बाय चांस, जिसको हम चांस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जितना संघर्ष करते हैं उसके कंपैरिजन में हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर क्या हम मेहनत करना छोड़ देते हैं? क्या हम सदा संघर्ष करते रहते हैं? तो यहाँ पर कई बार हमारे जीवन में संयोग, बाय चांस जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अभी देखिए, इसके अंदर एक बात आती है कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या की, वो किस आधार पर? बाय चांस उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उन्होंने उस सेब के आधार पर बाकी वस्तुओं का भी प्रयोग किया, और हालांकि ये सेब जो है बाय चांस, ठीक है, बाय चांस से हुआ था, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। इसी तरीके से जो है हमारे और जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने भी जो है क्या किया कि संयोग के आधार पर, या जैसे हम यूँ कहें रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, तो वो उन्होंने भी देखा, या भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। तो क्या, क्योंकि जो भाप के इंजन का आविष्कार है वहाँ पर जो है जेम्स वाट ने देखा कि जो पानी उबल रहा है उससे ढक्कन जो है सरक रहा है, तो उसने क्या बाय चांस ही तो देखा था ये। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन लेके आती हैं, जिसको कि कार्ल मार्क्स ने अनदेखा किया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के अनुसार जो उन्होंने कहा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल आर्थिक तत्व होने चाहिए, ऐसा नहीं है, इसकी आलोचना की जाती है। कई हमारे जो अभी देखिए तुलसीदास हैं, ठीक है, ये तुलसीदास जी थे, या फिर हमारे कबीरदास जी थे, या फिर ऐसे गुरु नानक देव, इन व्यक्तियों, ये जो हमारे देश की महान विभूतियाँ थी, इनके पास कहीं भी आर्थिक संसाधन नहीं थे, लेकिन लोग फिर भी इनकी बात को मानते थे। तो कहने का अभिप्राय है कि केवल आर्थिक साधन ही नहीं शक्ति को निर्धारित करते, व्यक्ति के अपना व्यक्तित्व भी होता है जो कि समाज को प्रभावित करता है। जो मार्क्स के कथन हैं वो एट प्रेजेंट, जो मार्क्स ने बातें कही कि जैसे जैसे समय आएगा मज़दूरों और पूंजीपतियों में जो है कटता बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवादी देशों ने अपने देश के मज़दूरों का जो है बहुत ध्यान रखा, और वहाँ पर जो है स्थिति जो है बिगड़ी नहीं, बल्कि उनके वेतन में वृद्धि हुई, मज़दूर भी संतुष्ट हुए। और मज़दूरों ने ये भी माना कि जब जब हम क्रांति करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, तो उन्होंने मालिकों के बारे में भी सोचा और उन्होंने सहयोग की भावना को विकसित किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने हिंसा की बात की कि मज़दूर और मालिकों में हिंसा होगी, तो हिंसा में सिर्फ जो है मालिकों का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। हिंसा से दोनों मज़दूर वर्ग का भी और मालिक का भी नुकसान होता है, तो इस बात के लिए जो है कार्ल मार्क्स ने अनदेखी की है। तो अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक, अगर हम भौतिक साधनों को देखते हैं तो ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जो संदर्भ दिया गया है कि सिर्फ भौतिक पदार्थ ही समाज का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जो हमें दिया वो ये दिया कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, ये बात तो आज भी ठीक लागू होती है, लेकिन संबंधों में परिवर्तन आया है, यह समय की मांग है। तो कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, में अपना योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो विचारक हुए हैं हंट, उन्होंने माना है कि मार्क्सवाद का प्रत्येक कटु आलोचक उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद को, ठीक है, सत्य सिद्धांतों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। हालांकि इसका प्रभाव जो है वो लिमिटेड है। थैंक्स ए लॉट।